नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में एसपी आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे की, मोदी की अमेरिका यात्रा पर राहुल के तंज की, जानेंगे पश्चिम बंगाल में क्यों परेशानी में घिरी है बीजेपी, लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या दिया निर्देश, बात करेंगे पंजाब की कांग्रेस सरकार में किसे नहीं मिलेगा मंत्री पद, एनडीए में महिलाओं की परीक्षा के लिए कोर्ट के सख्त आदेश की, और बुलेटिन के आखिर में बात आईपीएल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना से गई जिनकी जान, सरकार उनके परिजनों को देगी मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मुआवजे की रकम तय करने के दिए थे निर्देश। कोर्ट में याचिका दायर कर 4 लाख रुपए मांगा गया था मुआवजा। पीएम की अमेरिका यात्रा को लेकर कांग्रेस ने पूछे सवाल, अमेरिका ने नहीं दी है कोवैक्सीन को मंजूरी, ऐसे में कैसे अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं पीएम मोदी के लिए अमेरिका ने बदले नियम या पीएम ने कोवैक्सीन की जगह ली है फाइजर की वैक्सीन, जनता को बताया जाए सच। भारत की सख्ती के बाद ब्रिटेन ने ट्रेवल एडवाइजरी में किए बदलाव, कोविशील्ड को भी माना स्वीकृत वैक्सीन, लेकिन अभी भी भारतीयों को होना पड़ेगा क्वारंटाइन। शेयर बाजार में आई गिरावट, 78 अंकों की गिरावट के साथ 58,927 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 15 अंकों की गिरावट, 17,547 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों में अब 4 महीने का भी वक्त नहीं रह गया है। चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन अब इसमें मुख्य विपक्षी पार्टी एसपी आगे निकलते दिखाई दे रही है। एसपी ने कई दलों के साथ गठबंधन तो तय कर ही लिया है और अब सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बना ली है। तो किस दल के साथ एसपी कर रही है गठबंधन, देखिए ये रिपोर्ट। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश 2017 वाली कोई गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, इसीलिए अखिलेश यादव सबसे पहले अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और वो इसमें कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आते आते दोनों के बीच रिश्ते बेहतर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन करने के मन भी बना लिया है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। अखिलेश यादव ने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया है। दरअसल किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की स्थिति मजबूत हो गई है। कई अन्य दलों का रुख भी अब जयंत चौधरी की तरफ होने लगा है। फिलहाल आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों की 136 विधानसभा जाट सीटों पर है। इन्हीं सीटों पर सपा से आरएलडी की सहमति बनी है, जिनमें वेस्ट यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ 6 मंडल में 26 जिले शामिल हैं। वहीं छपरौली सीट चौधरी परिवार का गढ़ है, यहीं से जयंत चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। बुधवार को अपने गठबंधन का ऐलान करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था। आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। इसके साथ साथ और भी दल हैं, जैसे महान दल, संजय चौहान का दल है, व अन्य दलों से भी बातचीत हो रही है। वे भी सपा के साथ आएंगे और हम सब मिलकर लड़ेंगे। सीटों के बारे में भी बातचीत हो गई है, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे। सपा अध्यक्ष ने भले ही गठबंधन की रणनीति के बारे में कुछ खुलासा करने से इनकार कर दिया है, लेकिन चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन पर सहमति जताई है। अखिलेश की तैयारियों को देखकर कहा जा सकता है कि वो इस बार चुनाव में बहुत फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि 2017 में परिवार में पड़ी फूट ने सपा से कुर्सी छीन ली थी। उससे सीख लेते हुए अखिलेश अब हर समीकरण को साधते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो नया नारा हो या पुराने रिश्ते। लेकिन अखिलेश की रणनीति कामयाब हो पाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बीजेपी को पछाड़ने के लिए साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली है। यूपी में चुनावों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन देश को एक चिंता है कि चुनाव के चक्कर में कहीं कोरोना एक बार फिर दस्तक न दे दे, क्योंकि अभी भी देश में रोज कोरोना के मिलने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा बनी हुई है। मुश्किलें सामने हैं और इस मुश्किल समय में पीएम अमेरिका की यात्रा पर निकल गए हैं। पीएम की अमेरिका यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसा है। देश के अन्नदाता पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार तो किसानों की सुन ही नहीं रही है और सरकार की ये लापरवाही उसको भारी पड़ सकती है, क्योंकि किसानों का गुस्सा तो बढ़ ही रहा है। इसके अलावा विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है, जिसमें राहुल गांधी सबसे आगे हैं और लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने देश में चल रहे तमाम मुद्दों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। साथ ही अपने ट्वीट के जरिए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मोदी सरकार सिर्फ मित्रों के साथ है, लेकिन देश अधिकार व आत्मसम्मान के लिए सत्याग्रह कर रहे किसान, मजदूर, विद्यार्थी के साथ हैं और मैं हमेशा देश के साथ हूँ और रहूंगा। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने जनता को ये दर्शाने की कोशिश की है कि वो हर हाल में देश की जनता के साथ हैं
और वो उनका दुख दर्द बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जो सरकार नहीं समझती, क्योंकि वो सिर्फ अपने मित्रों के साथ है। राहुल गांधी पहले भी प्रधानमंत्री पर मित्रों के लिए काम करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने किसानों के आंदोलन पर भी आरोप लगाया था कि पीएम अपने व्यवसायी मित्रों के लिए किसानों का नुकसान करना चाहते हैं। राफेल लड़ाकू विमानों की डील में भी राहुल ने पीएम पर अपने व्यवसायी मित्र को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके अलावा राहुल ने अपने ट्वीट में विद्यार्थी और मजदूर का भी जिक्र किया है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की थी। यानी इससे साफ है कि राहुल गांधी विपक्ष का मजबूत चेहरा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। पीएम को आम लोगों की चिंता नहीं है, चिंता है तो बस अपने मित्रों की। वैसे राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार की मुश्किलें हमेशा बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इस समय बीजेपी सबसे ज्यादा मुश्किल में कहीं दिख रही है तो वो है पश्चिम बंगाल। नेता एक के बाद एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। उपचुनावों में ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी दमखम से उतरने की बीजेपी ने रणनीति बनाई, लेकिन प्रचार समाप्त होने से पहले ही वो हार मानते दिख रही है। चुनावों के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर आम बात है और ऐसा ही कुछ इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। दरअसल आगामी 30 सितंबर को बंगाल में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार जारी है। दिल्ली में बैठे बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि नंदीग्राम की तरह ममता को भवानीपुर में भी हराएंगे, लेकिन बंगाल बीजेपी नेताओं के बयान से तो साफ है कि लोग बीजेपी का झंडा भी उठाने को तैयार नहीं है। भवानीपुर में पार्टी का प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अब पार्टी टीएमसी पर ही आरोप लगाने लगी है कि उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के क्षेत्र में प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि उन्हें हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर प्रचार करने से रोका गया, जो ममता बनर्जी के आवास की ओर जाती है। सीएम ममता भी इस उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर टीएमसी ने बीजेपी के दावे को गलत बताते हुए कहा कि बीजेपी ही नहीं, विपक्ष के किसी भी उम्मीदवार या उस दल के कार्यकर्ता को प्रचार से नहीं रोका जा रहा है। अब यदि किसी पार्टी को प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे हो तो इसमें टीएमसी का कोई दोष नहीं है। बीजेपी के नेता इन दिनों जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे साफ है कि राज्य में बीजेपी अब कमजोर हो चुकी है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को मतदान है और यहाँ से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार हैं, जिनके जीतने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। और ये बात बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही साफ हो गई थी, क्योंकि बीजेपी यहाँ से कोई भी लोकप्रिय चेहरा नहीं उतार सकी थी। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के बयान से साफ है कि पार्टी भवानीपुर सीट से हार मान चुकी है। यानी बीजेपी खुद की इज्जत बचाने के लिए टीएमसी पर इस तरह के आरोप लगा रही है। टीएमसी के आगे बंगाल में बीजेपी की एक भी नहीं चल पा रही है। पार्टी नेता ये मान चुके हैं कि भवानीपुर से ममता को रोकना मुश्किल है। बंगाल में बीजेपी के सामने टीएमसी बहुत भारी पड़ रही है। बंगाल से लगे बिहार में भी विपक्षी दल आरजेडी खुद को मजबूत करने में लगा है। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में लालू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो मजबूती से डटे रहें। और क्या कहा है लालू ने, देखिए ये रिपोर्ट। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आरजेडी को बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा मिला हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनावों में भले ही कुछ सीटों से सत्ता पार्टी के हाथ से निकल गई, लेकिन पार्टी जमीन पर पूरी मजबूती से डटी हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि नेता या कार्यकर्ता कहीं भी जाए अपने साथ हरे रंग का गमछा रखे। वह लाइसेंस है, जिसे नहीं मालूम उसे भी पता चलेगा कि आप आरजेडी के नेता हैं। अधिकारी पदाधिकारी भी जानेंगे कि आप आरजेडी के नेता हैं। हरा गमछा है या हरे रंग की टोपी पहननी चाहिए। घर घर पार्टी का झंडा लगाकर रखना चाहिए। लालू ने कहा कि कार्यकर्ताओं के ऐसा करने से उनकी अलग ही पहचान होगी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति वफादार होने की नसीहत देते हुए लालू ने अपने ही अंदाज में कहा कि जो हार जाता है वो पार्टी छोड़कर भाग जाता है, जिसे टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाता है। वह अपने ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने में लग जाता है। वह सोचता है कि सामने वाला हारेगा तो फिर अगली बार हमको टिकट मिलेगा। यह ठीक नहीं है। पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति वफादारी निभानी चाहिए, समर्पित होना चाहिए। लालू प्रसाद ने एक बार फिर जातीय जनगणना कराने की मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार को इस बार जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो इससे तमाम जातियों के लोगों की सही संख्या का पता लग सकता है, जिससे सरकार को बजट बनाने में भी मदद मिलेगी। हार मिले या जीत, लेकिन पार्टी के प्रति वफादार बने रहना चाहिए। वफादारी का इनाम जरूर मिलता है। जैसे पंजाब में एक अनजान चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी से वफादारी का इनाम सीएम पद के रूप में मिला। चन्नी सीएम तो बन
बन गए हैं, लेकिन उनके लिए मंत्रिमंडल गठन को लेकर मुश्किलें आ रही हैं। कांग्रेस आलाकमान ने चन्नी को फ्री हैंड तो दिया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि स्वच्छ छवि के लोगों को मंत्री बनाएं, जिससे विपक्ष को कोई मौका नहीं मिले। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा है। जहां एक तरफ सीएम के चेहरे को लेकर चिकचिक हो रही थी, तो वहीं कैबिनेट में फेरबदल को लेकर भी पार्टी परेशान है कि किसे जगह दें और किसकी छुट्टी करें। इन सवालों के बीच कहा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट में लोकप्रिय नेताओं को शामिल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के सर्वेक्षणों को ध्यान में रख रही है। बताया जा रहा है कि इसके चलते मंत्रिमंडल के गठन में थोड़ी देरी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन कांग्रेस विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जाना है, पार्टी ने अभी उनके नामों को अंतिम रूप नहीं दिया है। यहां तक कि चन्नी उनके 2 डिप्टी सीएम और नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी और महासचिव प्रभारी हरीश रावत से दिल्ली में 2 अलग-अलग बैठकों में मुलाकात की है। एक सूत्र ने बताया कि हाईकमान ने पहले ही सभी विधायकों का सर्वे करा लिया था। वो अब यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उन्हीं विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए जो लोकप्रिय हैं और दागी नहीं हैं। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस में एक राय ये भी थी कि आगामी चुनाव को लेकर अमरिंदर के मंत्रिमंडल में ज्यादातर मंत्रियों को फिर से कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन हाईकमान ये भी चाहती है कि कैबिनेट में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिस पर कोई दाग लगा है। हाईकमान चाहता है कि सभी मंत्री लोकप्रिय हों और चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का सामना न करना पड़े। कांग्रेस के इस प्लान से साफ है कि चुनाव में कांग्रेस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि क्या इस रणनीति से फिर से पार्टी पंजाब में कब्जा जमा पाती है। दागियों से दूरी और लोकप्रिय नेताओं को मंत्री बनाने का फायदा पार्टी को चुनावों में मिलेगा। विपक्ष को अब कांग्रेस कोई भी मौका नहीं देना चाहती, लेकिन देश की आधी आबादी को पूरा मौका देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, जिनके हक में आज कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। तो क्या निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए ये रिपोर्ट। देश में महिलाओं के अधिकारों का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल 21 नवंबर को एनडीए की प्रवेश परीक्षा होने वाली है और केंद्र ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि 21 नवंबर की वर्तमान परीक्षा में लड़कियों को ना शामिल करने की अनुमति दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के अपने अंतरिम आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुश्किल होगा क्योंकि महिलाओं की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। केंद्र को महिला उम्मीदवारों को नवंबर 2021 में होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि लैंगिक समानता के मुद्दों को टाला नहीं जा सकता। महिलाओं को नवंबर 2021 की परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम इसे 1 साल के लिए नहीं टाल सकते। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा मानकों को अस्थायी रूप से अधिसूचित किया जाए। यूपीएससी नवंबर परीक्षा के लिए एक सही अधिसूचना जारी करें। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के बाद अगर कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। रक्षा मंत्रालय को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोर्ट का ये फैसला रक्षा मंत्रालय की उस प्रार्थना पर आया है जिसमें मंत्रालय ने कोर्ट से कहा था कि महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कुछ बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए महिलाओं को एनडीए प्रवेश में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मई 2022 तक का समय दिया जाए। और बुलेटिन के आखिर में बात आईपीएल की। इस बार का आईपीएल मुश्किलों में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कोरोना के कारण टूर्नामेंट बीच में रोका गया और अब यूएई में बचे मैच कराए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना यूएई में भी आईपीएल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आईपीएल फैंस की सांसें एक बार फिर अटकती दिख रही हैं क्योंकि इंडिया में खेला गया आईपीएल बीच में इसलिए रोकना पड़ा था क्योंकि कोरोना महामारी ने टीमों के कैंप में एंट्री कर ली थी। अब आईपीएल के बचे मैचों का आयोजन यूएई में शुरू हुआ तो यहां अब सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप में कोरोना पहुंच गया है। टीम के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोरोना के शिकार हो गए हैं। हैदराबाद और दिल्ली का मुकाबला भी आज था, इसलिए जैसे ही ये खबर आई ये सवाल खड़ा हो गया कि मैच का क्या होगा। लेकिन बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया कि मैच तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा और मैच तय शेड्यूल से ही शुरू हुआ। हाँ, नटराजन के साथ आधा दर्जन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसमें टीम के ऑलराउंडर विजय शंकर भी शामिल हैं। टी नटराजन 9 सितंबर को हैदराबाद के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने यूएई पहुंच गए थे, यानी वो 13 दिन से वहां मौजूद हैं। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वो कब पॉजिटिव हुए। नटराजन का मैच से बाहर होना हैदराबाद के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि वो टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं और यॉर्कर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। टीम पहले ही पॉइंट टेबल
टेबल में निचले क्रम पर है। हैदराबाद के 7 मैचों में मात्र 2 पॉइंट्स हैं। उसे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने सभी लीग मैचों में जीत दर्ज करनी पड़ेगी और आज उसका मुकाबला दिल्ली की मजबूत टीम से है, जिसकी नजरें पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंचने पर हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।